नमस्कार। आज हम देखने वाले हैं सी टेट का प्रैक्टिस सेट नंबर 3। इसमें हमने पर्यावरण विषय को लिया है। पर्यावरण विषय के 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो अक्सर यूपी टेट, सी टेट जैसी परीक्षाओं में बार बार आते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और कमेंट भी कर सकते हैं। देखते प्रश्न नंबर 1। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन का एक प्रमुख थीम है? पर्यावरण अध्ययन की कौन सी प्रमुख थीम है? विकल्प ए काम और खेल, विकल्प बी पौधे, विकल्प सी भोजन, विकल्प डी पशु। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाता है विकल्प सी भोजन। ये पर्यावरण की प्रमुख थीम है। प्रश्न नंबर 2। कौन सा पक्षी क्रैक्टस के कांटों के बीच मेहंदी की मेड़ में अपना घोंसला बनाता है? विकल्प ए शकरखोरा, विकल्प बी फाख्ता, विकल्प सी बसंत गौरी, विकल्प डी कलचिड़ी। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाता है विकल्प बी फाख्ता जो है वो क्रैक्टस के कांटों के बीच अपना घोंसला बनाता है। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। हमारे देश के किस राज्य में मकान पत्थर और लकड़ी से बनाए जाते तथा छतें ढालू होती हैं? विकल्प ए लद्दाख, विकल्प बी हिमाचल प्रदेश, विकल्प सी असम, विकल्प डी राजस्थान। तो इसका सही आंसर हो जाता है विकल्प बी हिमाचल प्रदेश। ये पहाड़ी क्षेत्र है, यहाँ पर मकान ढालू बनाए जाते हैं। देखते हैं प्रश्न नंबर 4। कच्छ का रण किस भारतीय राज्य में स्थित है और ये किसके संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? विकल्प ए राजस्थानी ऊंट, विकल्प बी गुजरात जंगली गधा, विकल्प सी एक सिंग वाला गैंडा गुजरात, विकल्प डी मध्य प्रदेश सफ़ेद बाघ। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाता है तो कच्छ का रण है वो जंगली गधों के लिए प्रसिद्ध है। तो विकल्प बी सही हो जाता है गुजरात जंगली गधा। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 5। निम्नलिखित में से कौन सा एक कीटभक्षी पौधा नहीं है? विकल्प ए नेफेंथीज, विकल्प बी ड्रोसेरा, विकल्प सी यूट्रिकुलेरिया, विकल्प डी अमरबेल। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाता है विकल्प डी अमरबेल है। कीटभक्षी पौधा नहीं है। बाकी नेपेंथीज, ड्रोसेरा, यूट्रिकुलेरिया ये सब कीटभक्षी पौधे हैं। ये अपने अंदर नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए कीटों का भक्षण करते हैं। प्रश्न नंबर 6। हमारे शरीर में लौह तत्व की कमी से कौन सा रोग होता है? लौह तत्व की कमी से कौन सा रोग होता है? विकल्प ए स्कर्वी, विकल्प बी एनीमिया, विकल्प सी रिकेट्स, विकल्प डी बेरी। तो लौह तत्व की कमी से जो रोग होता है उसको बोलते हैं एनीमिया। एनीमिया विकल्प बी सही होता है। प्रश्न नंबर 7। पोचमपल्ली और कलमकारी पारंपरिक बुनाई कलाएं मुख्य रूप से किस राज्य से संबंधित हैं? पोचमपल्ली और कलमकारी किस राज्य से संबंधित हैं? तो विकल्प ए है तमिलनाडु, विकल्प बी है आंध्र प्रदेश तेलंगाना, विकल्प सी है केरल, विकल्प डी है कर्नाटक। तो जो पोचमपल्ली है और कलमकारी है कढ़ाई की जो कलाएं हैं कहाँ पे प्रसिद्ध हैं? तो इसका हमारा सही आंसर है विकल्प बी आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में प्रचलित है पोचमपल्ली और कलमकारी। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 8। अल बरूनी ने भारत के लोगों की किस विशेषता की बहुत प्रशंसा की थी? विकल्प ए जल संरक्षण और तालाब बनाने की कला, विकल्प बी सुंदर सड़कें बनाने का कौशल, विकल्प सी सूती वस्त्रों की बुनाई, विकल्प डी धातु निष्कर्षण कला। तो इसका सही आंसर हो जाता है विकल्प ए। उसने जल संरक्षण और तालाब बनाने की कला की बहुत ही प्रशंसा की थी अल बरूनी ने भारतीय लोगों की। प्रश्न नंबर 9। हाथियों के झुंड का नेतृत्व कौन करता है? हाथियों के झुंड का नेतृत्व कौन करता है? विकल्प ए सबसे बड़ा नर हाथी, विकल्प बी सबसे बुजुर्ग हाथिनी, विकल्प सी सबसे छोटा बच्चा, विकल्प डी झुंड का कोई भी सदस्य। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाता है विकल्प बी सबसे बुजुर्ग हाथिनी हाथियों के झुंड का नेतृत्व करती है, वही सबसे आगे चलती है। उसके बाद प्रश्न नंबर 10। एक वयस्क हाथी एक दिन में लगभग कितनी झाड़ियाँ और पत्तियाँ खा सकता है? एक वयस्क हाथी कितनी झाड़ियाँ और पत्तियाँ खा सकता है? विकल्प ए 50 किलो, विकल्प बी 100 किलो से अधिक, विकल्प सी 200 किलो, विकल्प डी 500 किलोग्राम। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाता है विकल्प बी 100 किलो यानी कि 1 कुंटल से अधिक पत्तियां खा सकता है एक वयस्क हाथी एक दिन। अगला प्रश्न 11 नंबर। चिराऊ नाच में लोग क्या लेकर जोड़ों में आमने सामने बैठते हैं? जो चिराऊ नृत्य होता है उसमें लोग क्या लेकर जोड़ों में आमने सामने बैठते हैं? विकल्प ए बांस की डंडियाँ, विकल्प बी तलवारें, विकल्प सी मोर के पंख, विकल्प डी मिट्टी के मटके। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाता है विकल्प ए बांस की डंडियां लेकर चिराऊ नृत्य में लोग आमने सामने जोड़ों में बैठते हैं। उसके बाद प्रश्न नंबर 12। मिजोरम में लॉटरी द्वारा खेती की जमीन किस आधार पर दी जाती है? विकल्प ए परिवार के सदस्यों की संख्या के आधार पर, विकल्प बी टिन इकाई के आधार पर, विकल्प सी एकड़ के आधार पर, विकल्प डी बीघा के आधार पर। तो जो मिजोरम राज्य वहाँ पर लॉटरी द्वारा खेती की जमीन किस आधार पर दी जाती है? तो इसका हमारा सही आंसर हो जाता है विकल्प बी टिन इकाई के आधार पर। टिन वहाँ की कोई इकाई है उसके आधार पर खेती की जमीन दी जाती है लॉटरी द्वारा। अगला प्रश्न 13 नंबर। नीचे दिए गए किस पक्षी समूह की दृष्टि मनुष्य से 4 गुना अधिक होती है? विकल्प ए चीलबाज गिद्ध, विकल्प बी कौवा चील बुलबुल, विकल्प सी तोता मैना कबूतर, विकल्प डी मोरबाज तोता। तो इसका सही आंसर हो जाता है हमारा विकल्प ए। जो ए समूह के विकल्प जीव हैं चीलबाज गिद्ध, इनकी दृष्टि मनुष्य से 4 गुना अधिक होती है। देखते हैं प्रश्न नंबर 14। कर्णम मल्लेश्वरी किस खेल से संबंधित प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं? कर्णम मल्लेश्वरी
किस खेल से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं? विकल्प ए दौड़, विकल्प बी वेट लिफ्टिंग, विकल्प सी कुश्ती यानी रेसलिंग, विकल्प डी तीरंदाजी यानी आर्चरी। तो हमारा सही आंसर हो जाता है 14 का बी, जो कर्णम मल्लेश्वरी हैं वेट लिफ्टिंग की खिलाड़ी हैं, अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी। प्रश्न नंबर 15, कुड़ुक भाषा में तोरंग शब्द का अर्थ क्या है? कुड़ुक भाषा में तोरंग शब्द का अर्थ क्या है? विकल्प ए गाँव, विकल्प बी जंगल, विकल्प सी नदी, विकल्प डी पहाड़। तो कुड़ुक भाषा में तोरंग शब्द का अर्थ होता है विकल्प बी जंगल। 15 का हमारा सही होता है बी। उसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 16, प्राथमिक स्तर पर ईवीएस की पाठ्यचर्या में परिवार और मित्र क्या है? परिवार और मित्र क्या है? विकल्प ए प्रमुख थीम, विकल्प बी उपथीम, विकल्प सी विषय वस्तु, विकल्प डी पाठ का शीर्षक। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाता है विकल्प ए, ये प्रमुख थीम है परिवार और मित्र ईवीएस की। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 17, काम और खेल ईवीएस पाठ्यक्रम के किस भाग के अंतर्गत आता है? विकल्प ए स्वतंत्र मुख्य थीम, विकल्प बी परिवार और मित्र उपथीम, विकल्प सी भोजन की उपथीम, विकल्प डी आवास की उपथीम। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाता है विकल्प बी परिवार और मित्र उपथीम के अंतर्गत आता है। प्रश्न नंबर 18, ईवीएस में पोर्टफोलियो का मुख्य क्या दर्शाता है? पोर्टफोलियो जो ईवीएस में वो मुख्य रूप से क्या दर्शाता है? विकल्प ए केवल बच्चे के खराब कार्य का लेखा जोखा, विकल्प बी समय के साथ बच्चे के विकसित प्रगति का रिकॉर्ड, विकल्प सी केवल शिक्षकों की प्रतिक्रिया, विकल्प डी वार्षिक परीक्षा के अंक। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाता है विकल्प बी समय के साथ बच्चे के विकास व प्रगति का रिकॉर्ड दिखाता है ईवीएस में पोर्टफोलियो। प्रश्न नंबर 19, ईवीएस कक्षा में विद्यार्थियों को प्रत्यक्ष अनुभव देने की सर्वोत्तम विधि कौन सी है? तो विकल्प ए है पाठ्य पुस्तक वाचन, विकल्प बी क्षेत्र भ्रमण, विकल्प सी चार्ट मॉडल प्रदर्शन, विकल्प डी व्याख्यान विधि। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाता है विकल्प बी क्षेत्र भ्रमण सबसे ज़्यादा अनुभव प्रदान करता है बच्चों को ईवीएस कक्षा में। और 19 का हमारा सही क्या हुआ? तो विकल्प बी। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 20, सीखने के रूप में आकलन का संबंध किससे है? सीखने के रूप में आकलन का संबंध किससे? विकल्प ए शिक्षक द्वारा किया गया अंतिम मूल्यांकन, विकल्प बी स्व आकलन, विकल्प सी सत्रांत परीक्षा यानी सत्र के अंत में जो परीक्षा होती है, विकल्प डी बोर्ड परीक्षा। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाता है विकल्प बी शिक्षा स्व आकलन। सीखने के रूप में आकलन का मतलब होता है स्व आकलन। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 21, झूम खेती के बाद भूमि को कुछ वर्षों के लिए छोड़ देने का मुख्य कारण क्या है? प्रश्न नंबर ए उर्वरता, भूमि की उर्वरता पुनः प्राप्त होना, विकल्प बी जंगल के जानवरों के लिए भोजन छोड़ना, विकल्प सी कानूनी प्रतिबंध, विकल्प डी बारिश का इंतजार। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाता है विकल्प ए भूमि की उर्वरता पुनः प्राप्त होने के लिए छोड़ देते हैं। उर्वरता को खत्म हो जाती है जब जलाते हैं, उसके बाद एक बार कृषि कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का एक संघ शासित प्रदेश नहीं है? विकल्प ए लद्दाख, विकल्प बी मणिपुर, विकल्प सी चंडीगढ़, विकल्प डी दादरा नगर हवेली। तो लद्दाख, चंडीगढ़, दादरा नगर हवेली ये यूटी हैं, यूनाइटेड टेरिटरी। उसके बाद जो मणिपुर है ये केंद्र शासित प्रदेश नहीं है, ये स्वतंत्र राज्य है। प्रश्न नंबर 23, भारत के नक्शे में दिल्ली के सापेक्ष हिमाचल प्रदेश और बिहार की दिशा क्या होगी? विकल्प ए उत्तर और पूर्व, विकल्प बी दक्षिण और पश्चिम, विकल्प सी पूर्व और उत्तर, विकल्प डी उत्तर और दक्षिण। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाता है विकल्प ए नक्शे में दिल्ली के सापेक्ष हिमाचल प्रदेश की जो दिशा होगी वो उत्तर और पूर्व होगी। तो विकल्प ए सही होता है। प्रश्न नंबर 24, गिद्ध और चील जैसे पक्षी पर्यावरण के लिए क्यों महत्वपूर्ण माने जाते हैं? विकल्प ए वे सुंदर दिखते हैं, विकल्प बी वे मृत जीवों को खाकर पर्यावरण की सफाई करते हैं, विकल्प सी वे फसल की रक्षा करते हैं, विकल्प डी वे बारिश लाने में मदद करते हैं। तो हमारा सही आंसर क्या है इसमें? विकल्प बी वे मृत जीवों को खाकर पर्यावरण की सफाई करते हैं। प्रश्न नंबर 25, ईवीएस में समस्या समाधान दृष्टिकोण का क्या लाभ है? विकल्प ए रटने को बढ़ावा देना, विकल्प बी आलोचनात्मक चिंतन और तार्किकता का विकास, विकल्प सी गृह कार्य कम करना, विकल्प डी पाठ्यक्रम जल्दी समाप्त होना। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाता है विकल्प बी आलोचनात्मक चिंतन और तार्किकता का विकास होता है ईवीएस में समस्या समाधान दृष्टिकोण से। उसके बाद प्रश्न नंबर 26, कांसा मिश्र धातु के मुख्य घटक कौन से हैं? यानी कांसा किन धातुओं से मिलकर बनता है? कॉपर और जिंक, विकल्प बी कॉपर और टिन, विकल्प सी आयरन और कॉपर, विकल्प डी एल्युमिनियम और जिंक। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाता है विकल्प बी कॉपर और टिन से मिलकर बनता है कांसा। तो विकल्प बी सही होता है 26 का। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 27, मलेरिया परजीवी की पहचान सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने की थी? विकल्प ए ग्रेगर मेंडल ने यानी ग्रेगर जॉन मेंडल, विकल्प बी रोनाल्ड रॉस ने, विकल्प सी लुई पास्चर ने, विकल्प डी एडवर्ड जेनर ने। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाता है रोनाल्ड रॉस ने मलेरिया परजीवी की सबसे पहले पहचान की थी। तो विकल्प बी सही होता है। प्रश्न नंबर 28, पौधों में बाष्पोत्सर्जन यानी कि ट्रांसपायरेशन मुख्य रूप से किसके द्वारा होता है? विकल्प ए जड़, विकल्प बी रंध्र, विकल्प सी तना, विकल्प डी फूल।
तो जो बाष्पोत्सर्जन होता है वो रंध्रों द्वारा होता है, विकल्प बी सही होता है, स्टोमेटा के द्वारा। प्रश्न नंबर 29, रेनबो शब्द का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? रेनबो जो शब्द है उसका संबंध किससे? विकल्प ए चांगपा जनजाति के शंकुधारी तंबू, विकल्प बी असम का बांस का घर, विकल्प सी मनाली का पत्थर का मकान, विकल्प सी केरल के हाउस बोट। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाता है विकल्प ए चांगपा जनजाति के शंकुधारी तंबू को बोलते रेनबो। प्रश्न नंबर 30, पर्यावरण अध्ययन में समुदाय को शिक्षण संसाधन मानने का मुख्य कारण क्या है? समुदाय को शिक्षण साधन मानने का मुख्य जो कारण वो क्या है? ये निःशुल्क उपलब्ध है, विकल्प बी ये वास्तविक जीवन के अनुभवों पर आधारित अधिगम प्रदान करता है, विकल्प सी इसमें अधिक ज्ञान होता है, विकल्प डी ये आसानी से नियंत्रित होता है। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाता है विकल्प बी ये वास्तविक जीवन के अनुभवों पर आधारित अधिगम प्रदान करता है, इसीलिए पर्यावरण अध्ययन में समुदाय को शिक्षण संसाधन माना जाता है। तो हमने देखे 30 महत्वपूर्ण प्रश्न। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और जुड़े रहिए हमारे साथ अपने नॉलेज को बढ़ाने के लिए। धन्यवाद।